झारखंड के पलामू में टाइगर जयराम महतो का भ्रमण। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का भ्रमण पूरे पलामू प्रमंडल सहित आपको बता दें भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाकर गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर रूबरू हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए झारखंड राज्य में हो रहे लूट खसोट भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बीच पैर का जूता चप्पल त्याग कर तथा चिलचिलाती धूप में पूरे झारखंड के आम लोगों तक पहुंचकर उनके हक अधिकार बारे में अवगत कराया तथा अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों को चयन करने का आग्रह किया। उन्होंने 1932 में खतियान पेपर लीक, कई मूलभूत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कराया, साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को विस्तार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार तंज कसते हुए कहा कि सरकार में केवल लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है तथा भ्रष्टाचार की चरम सीमा की कोई सीमा नहीं बची है। युवा बेरोजगार बनकर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सभी युवाओं एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों से अपील की है कि आप सभी एक अच्छे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने ताकि आपका हक और अधिकार को आप सबों के पास पहुंच सके। मौके पर पूर्व उप प्रमुख गोरखनाथ मुखिया, आपको बता दें प्रमोद राम विजय गुप्ता, कृष्णा चौधरी, रविंद्र चौधरी, लक्ष्मण चौधरी आदि हजारों व्यक्ति मौजूद रहे। वहाँ 1 तारीख को जैसे आपके यहाँ जमीन लिया है, सेल लिया है ना, बगल में सेल है, जमीन लिया है डोलोमाइट के लिए, ठीक हमारे वहाँ भी कोयला मिलता है। वहाँ सिटी पीएस यानी बिजली उत्पादन होता है, डीवीसी यानी दामोदर नदी से। वहाँ रैयत एक कंपनी आई तो रैयत जिसका जमीन है उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। ये डिमांड कोई तो गलत नहीं है, जमीन आप हमारी लेंगे कंपनी में तो नौकरी हमको चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि झारखंड के रैयतों को पहले क्या मिलता है, पहले लाठी डंडा और 353 तक केस मिलता। जमीन आपकी है, वो जमीन पे कोयला भी पड़ेंगे, वो जमीन पे पत्थर का माइंस भी होगा, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ठेकेदार आपका नहीं होगा, वहाँ पर आपका गाड़ी नहीं होगा, वहाँ कुछ आपका नहीं होगा। आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको 300 थे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना और कई तरह का वादा दे करके और चुनाव में जीत करके आते हैं और सरकार बनता है और सारा वादा जो है वो भूल जाते हैं। अभी जो है झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर तो हम लोग बिना किसी पद में रह के भी पलायन के मुद्दे पर जो है लगातार आवाज़ उठाए हैं और आवाज़ ही उठाए नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से लोग पलायन किए हैं और जिन कारणों से पलायन किए हैं उन कारणों से उनका मुआवजा बनता था। हम लोग आज भी 35 वर्ष पुराना जो केस है आज भी उसको लड़के बहुत हद तक कुछ ही प्रतिशत सही, लेकिन हम लोग नियोजन और मुआवजा दिलाने कार्य कर रहे हैं। तो इन समस्याओं पे हम लोग बिना किसी पद के रह के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जनता ने चाहा और उनके माध्यम से एक संदेश आया कि सदन में अगर ये लड़के बैठेंगे, बच्चे अगर सदन में बैठेंगे तो और बेहतर होगा काम। और जो पॉलिसियाँ आज रुकी हुई हैं, जिन पॉलिसियों के निर्माण से इस राज्य को बेहतर दिशा में हम लोग लेके जा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अभी जो झारखंड में सरकार है उसके कार्य को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अब जो छोटे मोटे लुभावने काम है ठीक है, जैसे लेके आ गए सोना स्वगन धोती साड़ी योजना, तो वो लुभाने वाले कार्यक्रम ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन काम है उन जेन्युइन काम में बहुत पीछे रहे हैं। जैसे जेन्युइन काम की अगर बात करें तो स्थानीय नीति सबसे पहली बात है कि इस राज्य की परिभाषा होनी चाहिए कि इस राज्य के लोग कौन हैं। क्योंकि देखिए, अभी भारत की जनसंख्या अनुमानित 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। हम सभी भारतीय हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सभी भारतीय झारखंडी होंगे ये बिल्कुल गलत तर्क है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे 3.5 करोड़ की आबादी है तो वो झारखंडी ही केवल झारखंडी है, लेकिन उसमें भी बैरियर क्या है, स्थानीय नीति की परिभाषा क्या है। क्योंकि हमारे लोग भी तमिलनाडु तेलंगाना में रहते हैं, लेकिन वहाँ के निवासी कभी नहीं बन पाते हैं। हमें लोग प्रवासी नाम से ही जानते हैं और प्रवासी के नाते ही काम में रखा जाता है। लेकिन हमारे राज्य में उल्टा है, यहाँ कोई आए कल भी आता है तो इस राज्य का निवासी बन जाता है। तो ये जो सबसे पहली समस्या इस राज्य की कि एक स्थानीय एकदम क्लियर, साफ सुथरी, मजबूत स्थानीय नीति बननी चाहिए, वो बढ़ानी चाहिए। उसके बाद देखिए, राज्य किसानों का राज्य, आदिवासी मूलवासियों का राज्य है। इस राज्य के जो भी शहादतें दी गई हैं वो ज़मीन की रक्षा के लिए। अगर आज चाहे आप किसी आंदोलन की बात कीजिए, चुहाड़ आंदोलन की बात कीजिए, तमाड़ आंदोलन की बात कीजिए, कोल विद्रोह की बात कीजिए, भूमिज विद्रोह की बात कीजिए, मुंडा विद्रोह की बात कीजिए, तमाम जो आंदोलन हुए हैं अंग्रेज़ों को अपनी ज़मीन का खजाना ना देने के लिए हुआ है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ज़मीनों को हैं वो कॉरपोरेट घराने को बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए जीएम लैंड को ले लीजिए।
आपके इधर क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम है। धनबाद बोकारो में किसानों को खून के आंसू सरकार रुला रही है। उनके घोषणा पत्र में था कि जीएम लैंड का रसीद कटेगा, बाकायदा रैयत के पक्ष में कटेगा, कटना चाहिए। जीएम लैंड किसी का बाप का नहीं है, सरकार का भी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनका नहीं है। जीएम लैंड तब से हमारा है जब से हम लोग लोकतंत्र में आए नहीं थे, तो जीएम लैंड पर हमारा अधिकार था। लेकिन आज ये लोग कॉर्पोरेट परिवारों को बेच रही है। आज देख सकते हैं भारतमाला जो प्रोजेक्ट जो यूपी से बनारस तक जा रहा है, सॉरी बनारस से कलकत्ता तक, अब उसके बारे में जानिए। यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में लगभग 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 250 किलोमीटर। आप वहाँ का रेट देखिए और वहाँ जीएम लैंड की मात्रा देखिए, कहीं जीएम लैंड नहीं मिला है। जीएम लैंड इसको केवल और केवल मैक्सिमम झारखंड में मिला है और रेट भी सबसे कम झारखंड में है। तो ये चीज़ें हमारे मुद्दे हमेशा रहे हैं और हम लोग लगातार अपनी वॉइस को, हम जेएनयू भी गए तो इन मुद्दों को रखे, हम दिल्ली के डेमोक्रेसी स्कूल में भी बैठे तो इन मुद्दों को रखे, हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए तो भी हम झारखंड के मुद्दों को रखे। बस ये एक मलाल रह गया कि संसद में मुद्दों को रखने का मुझे मौका नहीं मिला। बहुत कम अंतर से कहिए हम लोग चुनाव को हार गए। अगर चुनाव को जीतते हैं तो इन्हीं मुद्दों को हम संसद में भी रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, आज झारखंड जो है 24 साल का हो गया है, क्या यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था यहाँ की सरकारों ने नहीं किया? बिल्कुल, देखिए हम वो अब जैसे जैसे हम लोग चुनाव जीत के आए, देखिए चुनाव जब हम नहीं चुनाव जीतने की बात मैंने, चुनाव जो हम लोग वोट लेके आए, चुनाव में जो अच्छा बेहतर परिणाम हमारे सामने आया, उसके बाद हम बहुत सारे IAS IPS से बैठे हैं, बाकायदा वे लोग भी रिस्पॉन्स देने लगे कि नहीं लड़कों में फ्यूचर है इस राज्य का। उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि इस राज्य के जो लीडर हैं उनके पास ना 5 साल 10 साल का कोई रोड मैप नहीं है उनके पास। हाँ, नली गली बिजली सड़क के अलावा खंभा पोल ट्रांसफार्मर उद्घाटन, खेल के मैदान में फीता काटना, एगो सड़क बना देना, एगो डैम बना देना, अलावा इसको 10 साल का विजन इनके पास नहीं है। ये जिस दिन अपने परिवार की प्रॉपर्टी संचय करने की मानसिकता से बाहर आएंगे तभी इस राज्य का उत्थान होगा। किसी भी लीडर क्या जाके पता कीजिए, 10% लोग ईमानदार होंगे, नो डाउट ईमानदार लोगों को बाहर करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो जैसे जीत के आते हैं अपने परिवार की प्रॉपर्टी बनाने में पूरा कैरियर फोकस कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल अपने व्यापार को, अपने कारोबार को बचाने के लिए विधायक सांसद बनते हैं, ताकि अगर हम पावर में नहीं आएंगे तो हम जो इलीगल काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से जब तक हम लोग निजात नहीं पाएंगे तब तक इस राज्य का उन्नति ना होगा, ना ये राज्य उत्थान कर बढ़ेगा, ये गारंटी है मेरी। तो इसलिए जो भी है, मैं चाहता हूँ किसी पार्टी में जो हम लोग, मेरा एक ही कहना है, चाहे वो बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, जेएमएम में रहे, आजसू में रहे, उस पार्टी का नेता सिद्धांतिक होना चाहिए। सिद्धांतिक का मतलब उसको तकलीफ तब होगी जब उसको जनता को तकलीफ हो। लेकिन जनता आज देखिए, बिजली की हमारी समस्या है, हम स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आते हैं और उनके बच्चे विदेशों में इलाज करेंगे, उनके घर में 24 घंटा एसी रहेगा तो उनको क्या मतलब है सरोकार हमारी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी इशू है कि ये भी परीक्षा का पेपर को लेकर। तो एक बात बताइए, भवना यहाँ जो भी विधायक है भवनाथपुर के या गढ़वा के, क्या उनके बेटे चपरासी की नौकरी के फॉर्म भरेंगे? नहीं भरेंगे। तो पेपर लीक हो, चाहे गजाड़ में जाए चाहे पतार में जाए, क्या मतलब है उनको? ये मतलब सुखी संपन्न नेता हैं, उनके हाथों से। देखिए बार बार कह रहे हैं सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था को बदलना होगा। समाज, ये जो इकोनॉमी है, सारी समस्याओं की जननी इकोनॉमी है। इकोनॉमी सेंटर में है, उसको सेंटर टू लेफ्ट लेके जाना होगा। कहने का मतलब है अंतिम व्यक्ति तक इकोनॉमी के लेके जाना। लेकिन इकोनॉमी की समझ किसकी है? यहाँ के युवा इन विषयों को, जो जयराम महतो जिन विषयों पे बात करता है उनको समझे तो, उनको जाने तो कि हम किन विषयों को बात करते हैं, मैं किन मुद्दों के साथ आज आगे आया हूँ। बहुत कम युवा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मेंटली जान रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट युवा 100% मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मुद्दों को जाने, मेरे मुद्दों से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मेरे मुद्दों को भी युवा जाने, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ। और मैं ये स्पष्ट है, इस राज्य को अगर बदलना है तो इस राज्य के पेड़ पौधे नदी नालों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स और विधायक के जो अंग हैं, यानी साफ शब्दों में शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, अगर वे लोग अपने आप को बदलते हैं तो ये राज्य बदलेगा। और नहीं तो जनता को चाहिए इनको बदले। ये अगर जनता भी इनको नहीं बदलती है तो फिर ऐसा ही चलेगा। आखिर क्या बदलाव हुआ? 20 साल नेताजी विधायक बन के रहते हैं और जैसे 21वां साल आता है अपना बेटा कैसे हाथ खड़ा करते हैं, ये रहा अमरेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली का 20 साल हो गया विधायक में, अब ये रहा अमरेंद्र बाहुबली। 20 साल इसको ढोइए और फिर जब 20 साल हो जाएगा तो उसका नाती को दिखाएंगे, ये रहा सुरेंद्र बाहुबली। यही तो सिस्टम, क्या हम गलत कह रहे हैं? तो कहाँ ये लोकतंत्र का खूबसूरती है? तो नहीं है। आज वही परिस्थिति है। किसी भी नेता की बात कीजिए, आज देखिए, मैं कल्पना जी के राजनीति में आने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वागत है, आइए। लेकिन क्या क्यों आए? क्या उपलब्धि आपकी? बस आप इसीलिए आए कि एक व्यक्ति विशेष की पत्नी और एक व्यक्ति विशेष का पुतहू है। किसी भी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ों से हम अगर निजात नहीं पाएंगे
और साफ शब्दों में अंतिम यही, सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर इसका केंद्रीकरण हो गया ना, तो भारत देश में अंग्रेजों ने जो गुलाम का हस्र नहीं किया था, उससे बुरा हस्र ये लोग करेंगे। ये मैं आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये 20 साल बाद मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा, ये चीज़ सत्य होगी। तो इसलिए हमें चाहिए सत्ता और संपत्ति को विकेंद्रीकरण। ठीक है।